देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट में हम लोगों ने बाय कंट्रोलेबिलिटी यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, कि कॉस्ट को कंट्रोल के हिसाब से कितने तरीके से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे बाय फंक्शन बेसिस, ठीक है, बाय फंक्शन बेसिस, ठीक। पहला लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, तो अब इसके नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस्ट रिलेटेड विथ गुड आफ्टरनून संदीप जी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे कॉस्ट related with activity performed under फैक्ट्री, ठीक है। तो फंक्शन यानी एक्टिविटी बेसिस पे कॉस्ट को कितने तरीके से डिवाइड किया जाएगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, लिखेंगे अभी कम से कम जो है 5 तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स होता है मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब है मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, इसीलिए वो कॉस्ट जो फैक्ट्री में जो भी खर्चा लग रहा है, कॉस्ट रिलेटेड विद एक्टिविटी परफॉर्म्ड अंडर फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम करते वक्त जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा या जो भी कॉस्ट रिलेट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड हर एक खर्चा, ठीक है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, मतलब पावर यानी फैक्ट्री में मशीन जो चलता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है उसको पावर बोलते हैं। फैक्ट्री इंश्योरेंस, हाँ बोलिए। मैडम ऑपरेशन कॉस्ट, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कॉस्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट आएगा, मैकेनिकल कॉस्ट आएगा। हाँ, फैक्ट्री से रिलेटेड सारा कॉस्ट ही आ जाए। अच्छा, प्लांट मशीनरी का डेप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी भी यहाँ पर यूज होगा फैक्ट्री में ही, तो ये आ जाए। तो कुछ एग्जांपल्स दे दिए, ये हो जाएगा समझने के लिए, इतना से हमारा काफी है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लिख रहे हैं क्योंकि उतना जगह नहीं होगा, ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया। कॉस्ट भी लिखा जा सकता है, मतलब लिखने का जगह है तो लिख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। गुड आफ्टरनून इनके। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में देखो, इट इज द कॉस्ट incurred to support functioning of a business, functioning of a business, but not directly with, but not directly related with production or service,
ये कोई एक लौता डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई वैसा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हम कि इसी को याद करके, ये चीज को समझने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का किसी जगह पे किसी और तरीके से डिफाइन किया हो, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा का मतलब वो खर्चा या फिर वो कॉस्ट जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि बिजनेस अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए, तो वो खर्चे को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। लेकिन वो खर्चा, ये खर्चा जो है ये डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस, क्योंकि हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट बेचेंगे या तो सर्विस बेचेंगे, ठीक है। तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिस रेंट, ठीक है। तो ऑफिस बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ऑफिस के लिए फैक्ट्री है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों ही जरूरी है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में ऑफिशियल काम होता है, जैसे कि आ, कितना किसको सैलरी मिला, ये पूरे पीएल मेंटेन करना, ठीक है, बैलेंस शीट मेंटेन करना, ये सब होता है, ठीक है। इसके साथ फैक्ट्री के कामों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन या जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑडिट फीस, ठीक है। तो अगर ऑडिट करवाना पड़ता है तो ऑडिटर को जो ऑडिट का फी देना पड़ता है, तो वो भी हमारे फंक्शनिंग का पार्ट है, ठीक है, सपोर्टिव पार्ट है, तो इससे हमारे प्रोडक्शन का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट यूज्ड इन ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में जो एसेट यूज हो रहा है उस पे जो डेप्रिशिएशन लगेगा वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट होगा, जो भी मानो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, रिसर्च डेवलपमेंट, अच्छा लिख लिया तो लिखवा देते, लेकिन इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखने से ज्यादा बेटर होता, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे ही जस्ट लिख रहे हैं। तो लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज, कॉमा, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स बाय एक्सपेरिमेंट एंड implementing such result on commercial basis। तो मैडम आज के चैप्टर का नाम क्या है मैडम? ये बेसिक ऑफ कॉस्ट चल रहा है, मतलब कॉस्ट का ओवरव्यू चल रहा है। ये 3 क्लास, ये आज थर्ड क्लास है। ओके, ठीक है। रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो देखो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को और भी बेटर करने के लिए कोई रिसर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी होगा, तो इसी को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको बेटर करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए हम लोग रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो अब रिसर्च वगैरह करेंगे उसका तो एक खर्चा होगा, ऐसे ही तो वो रिसर्च नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है कि डिस्कवरिंग ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है, कोई नया आइडिया है कि भाई हम लोग प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो हमारे लिए बेटर है, कि हमारा कॉस्ट कम हो सकता है, या फिर हम लोग और भी बेटर चीज मार्केट में दे सकते हैं। तो न्यू आइडियाज, प्रोसेस प्रोडक्ट्स बाय एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग सच रिजल्ट ऑन कॉमर्शियल बेसिस, मतलब हम लोग को क्या करना है, वो जो नया एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने, नया हमारे पास कोई नया आइडिया है, फिर उस आइडिया पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने प्रोडक्ट पे अप्लाई किया, पहले छोटे पैमाने पे, फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसको कॉमर्शियल बेसिस पे अप्लाई किया। अगर हमें लगता है इसमें बेनिफिट है तो ऑब्वियसली हम लोग कॉमर्शियल बेसिस पे उसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे को हम लोग बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट।
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा खर्चा हो गया रिसर्च स्टाफ सैलरी, ठीक है। मतलब जो स्टाफ लोग रिसर्च के काम के साथ रिलेटेड है उनको जो सैलरी दिया जाएगा, इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। या फिर रिसर्च करते वक्त अगर हमारा कोई खर्चा हुआ, तो वैसे देखो काफी सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू के लिए ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैडम आर एन डी का इंस्ट्रूमेंट। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट वो भी होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगी? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जो सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या, बिजनेस के सेल को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो भी खर्चा करेंगे वो सेलिंग कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द कॉस्ट इनकर्ड इन promotioning sales and retaining customer। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सेल्समैन सैलरी। तो पहले मैंने जो है सेलिंग कॉस्ट लिखा है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो बिजनेस के सेल्स को प्रोमोट करने के लिए और कस्टमर को रिटेन करने के लिए। रिटेन करने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर एक बार लिया फिर दोबारा नहीं लिया, क्योंकि कस्टमर रिटेन करेगा, अच्छा कस्टमर बेस बनेगा, तभी तो बिजनेस करके प्रॉफिट होगा, तभी कोई बिजनेस जो है वो टिक पाएगा कंपटीशन में, ठीक है। तो कस्टमर रिटेन होना तो जरूरी है और नया कस्टमर भी ऐड होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो है हमें सेल्समैन रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सेलिंग एजेंट वगैरह रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट के अच्छे तरीके से मार्केटिंग वगैरह कर पाए, ठीक है। तो सेल्समैन क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट का मार्केटिंग वगैरह करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट बिके, तो वो खर्चा तो करना पड़ेगा, तो वही हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग एजेंट को कमीशन ये भी बोल सकते हैं, मार्केटिंग रिलेटेड जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चाहे तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच begins with making packed product available for dispatch for dispatch। देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विथ, मतलब ये वो कॉस्ट है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस विथ मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच, ठीक है। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्रोडक्ट को पैक करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे डिस्पैच के लिए अवेलेबल करना पड़ेगा। तो ये, और इसके साथ ऐसे भी जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, एंड एंड with making the recondition return। empty package available for reuse, ठीक है। समझा दो ये वाला क्या लिखना है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं। डिलीवरी वैन्स
डेप्रिशिएशन। तो बेसिकली अगर ये थोड़ा सा अलग टाइप का है डेफिनेशन यहाँ पर जो मैंने यूज किया है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मतलब सीधा बात है कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जो कि आज के दिन पे बहुत ज्यादा ये चीज फेमस है, ठीक है, कि जो डिलीवरी वगैरह होता है, पहले इतना डिलीवरी वाला कंसेप्ट तो होता नहीं था, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी करवाने का कंपनियों का खर्चा होता है, जो गाड़ी करके प्रोडक्ट आता है, या फिर जो डिलीवरी पर्सन को रखा जाता है उनको दिया गया खर्चा, ठीक है। डिलीवरी वैन का डिप्रिशिएशन, उस पे लगने वाला तेल, ड्राइवर का खर्चा, ये सारा खर्चा जो हो गया प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा माना जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा पैकेजिंग के ऊपर ये जो है डेफिनेशन दिया है, यहाँ पर दिया है मैंने कि द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विद मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच। तो हमें पहले प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए, तो पहले डिस्पैच करवाने के लिए प्रोडक्ट को पैक करना पड़ेगा, तो वो पैकिंग के खर्चे से ही डिलीवरी का खर्चा स्टार्ट हो जाता है। ये बात तो सच है कि जहां से हम लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट किया, जैसे देखो ना, जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, वो जो प्रोडक्ट हमें डिलीवर करती है, तो वो एक पैकेजिंग तो देती है ना, ठीक है। पैकेजिंग करके ही फिर हमें वो डिलीवर करती है। जैसा प्रोडक्ट होता है उस तरीके का पैकेजिंग होता है, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी का खर्चा है वो पैकेजिंग से स्टार्ट हो जाता है और डिस्पैच होता है, और ये खत्म कहाँ पर होता है, विथ मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न। मतलब कभी कभी ऐसा भी पैकेजिंग प्रोडक्ट होता है जिसमें जो पैकेजिंग जो आउटर कवर है ना, वो कभी कभी रिटर्न करने का भी कंडीशन दिया हुआ रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो बिग बास्केट जो है ना, ग्रोसरी का प्लेटफॉर्म, ठीक है, उस पे अगर कभी फ्रूट्स वगैरह ऑर्डर करते हैं कोई, ठीक है, तो मैंने किया है तो देखा है कि फ्रूट्स वगैरह अगर ऑर्डर करते हैं कभी कभार, तो देखा जाता है कि उस पे ना लिखा हुआ रहता है, वो एक्चुअली जो है वो जो कार्डबोर्ड होता है ना, उससे जो बॉक्स बने हुए रहते हैं उसमें फ्रूट्स देते हैं, और उस पे लिखा हुआ रहता है कि जब ये खाली हो जाए तो मुझे ये रिटर्न कर दीजिए, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। रिटर्न मी मतलब उस पे लिखा हुआ रहता है कि रिटर्न मी आफ्टर यूज, ठीक है, मतलब अभी मैंने ले लिया, ठीक है, उसमें फ्रूट्स आ गया, अब नेक्स्ट बार जब हम फिर से रीऑर्डर करेंगे बिग बास्केट में, तो मुझे वो रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो वही चीज यहाँ पर वो एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि विद मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, क्योंकि उनको क्या करना है, उसको फिर से रीयूज करना है, मतलब उसमें फिर से वो जो है फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ। बाकी वही डिलीवरी करवाने का जो भी रिलेटेड खर्चा होगा, वो सारे खर्चे को हम लोग डिलीवरी एक्सपेंसेस बोल के मानते हैं, ठीक है। वो सारे खर्चे जो है डिलीवरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। अब डिलीवरी एजेंट से लेके, सॉरी, डिलीवरी जो पर्सन डिलीवर करता है उनको दिया गया सैलरी, सारा चीजें उसमें आ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अच्छा, अब नेक्स्ट ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिसर्च डेवलपमेंट, तो मैंने पहले ही लिख डाला, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ये लिखेंगे प्री प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? When a new factory is started, when a new afternoon, good afternoon, Sumit. Good evening, ma'am. When a new factory is started or new product are introduced, there may be certain trial run. There may be certain trial run. Such cost such cost
treated as pre-production cost or as deferred revenue expenditure. They charged to the cost of future प्रोडक्ट। तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, बोल रहे हैं कि व्हेन ए न्यू फैक्ट्री स्टार्टेड और न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई नया फैक्ट्री स्टार्ट हुआ है या फिर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब पहले से ही फैक्ट्री है बट कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जब कोई नया चीज शुरू होता है तो उसका एक ट्रायल रन जरूर होता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दे कि अगर घर पे कभी प्रिंटर खरीदते हैं, ठीक है, अगर जो स्मॉल प्रिंटर वगैरह होता है वो लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग पहले प्रिंट कर ले, उस पे भी ना एक ट्रायल रन का ऑप्शन होता है कि पहले कुछ प्रिंट करके हम लोग देखते हैं ना कि भाई अच्छा हो रहा है क्या, या फिर मान लीजिए जो जेरोक्स वगैरह होता है मार्केट में, ठीक है, तो जब भी जेरोक्स मशीन स्टार्ट होता है तो पहले जो है थोड़ा बहुत ट्रायल रन करके देख लिया जाता है। मशीन जब नया होता है शुरुआत करने के पहले या रेगुलर बेसिस पे भी एक आधा ट्रायल कर ही लेते हैं, ठीक है, तो ट्रायल कर लिया जाता है। कोई भी चीज का प्रोडक्शन होने के पहले, मतलब जो कस्टमर के लिए बनेगा उसके पहले जो है एक ट्रायल रन जरूर कर दिया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या फिर नया फैक्ट्री जो है लगा है तो उस पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पे भी जो है ट्रायल रन कर दिया जाता है। तो ट्रायल रन के टाइम पे जो भी आउटपुट हमें मिलता है तो वो आउटपुट पाने के लिए खर्चा तो जरूर हुआ। जैसे जेरोक्स मशीन नया लिया है तो उस पर ट्रायल रन कर रहे हैं कि भाई अच्छे से जेरोक्स हो रहा है कि नहीं, तो कुछ पुराने पेजेस लेके उस पर ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक खर्चा तो होता है। तो वो खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि अभी हम लोग जो है कुछ बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग जो जेरोक्स का ट्रायल कर रहे हैं वो बेचना थोड़ी ना है, वो जेरोक्स तो बेकार ही होगा क्योंकि वो तो ट्राई करके देख रहे हैं कि मशीन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट अच्छा नहीं हो रहा है या फिर कुछ और इश्यूज हो रहा है, तो वो हम लोग चेक करते हैं। लेकिन इस पे जो कॉस्ट इनकट होता है उस कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉमर्शियल प्रोडक्शन के पहले ये हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे। और इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ये अकाउंट्स में बहुत यूज होता है ये टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि एक्सपेंडिचर भी है और ये रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। मतलब आज ये हमें खर्चा जरूर लग रहा है लेकिन ये नहीं करेंगे तो हम लोग अपना प्रोडक्शन भी तो स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हर एक चीज का एक ट्रायल तो जरूरत होता ही है। जैसे जब वैक्सीन आया था कोरोना के टाइम पे, ठीक है, तो उस पे भी ट्रायल किया गया था लोगों के ऊपर, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर करना चाहिए, मतलब वो देखो वो हेल्थ डिपार्टमेंट का बात है कि जो भी अपने मन से वो ट्रायल करवाने दिए थे तो उनके ऊपर ट्रायल वगैरह किया गया था। ऐसे ही थोड़ी ना है कि स्टार्टिंग में ही नॉर्मल लोगों को जो है वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया गया, नहीं, ठीक है, तो उसका भी कॉस्ट लगा होगा, ठीक है, जरूर लगा होगा। तो वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक ट्रायल रन करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आज ये खर्चा लग रहा है लेकिन ये खर्चा करने के बदले फ्यूचर में हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि अगर ये सक्सेस हो गया ट्रायल रन तो हम लोग जो है प्रोडक्ट बना के मार्केट में कॉमर्शियली बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आज का ये खर्चा फ्यूचर में डेफर्ड, मतलब भविष्य में आगे जाके हमें क्या देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इसीलिए इस खर्चे को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, आज वो खर्चा जो है काफी ज्यादा लग रहा है क्योंकि सेलिब्रिटीज तो काफी ज्यादा पैसा लेते होंगे, ठीक है, लेकिन सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट को प्रोमोट करे तो क्या होता है, नॉर्मल लोगों का एक जो है ऑब्सेशन है कि भाई हाँ तो फिर मुझे भी लेना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको भी वो लेने का जो है ये होता है। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है ना, जो कि प्रोडक्शन होने के बाद जो सेल है वो बढ़ जाता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। तो यहाँ पर बोल रहा है
he treated as pre-production cost, they charge to cost of future product. बाद में फ्यूचर में प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो कॉस्ट को धीरे धीरे राइट ऑफ करके ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो खर्चा लगा इसको तुरंत हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसे धीरे धीरे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके हम लोग उसे रिकवर करेंगे, वो फ्यूचर में होगा, इसीलिए इसका नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन वाइज जो है कॉस्ट को हम लोग कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बचा हुआ है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉस्ट को अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से कितने तरीके से डिफाइन किया गया है। तो लिखना है रिलेशनशिप। हाँ मैडम ये प्री प्रोडक्शन जो कॉस्ट है मैडम, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में जाएगा क्या? प्रोजेक्ट कॉस्ट में हाँ जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में जब हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन काफी होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम लोग धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में उसे ऐड करके उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे जियो वाला एग्जांपल, जियो जब पहली बार आया था तब तो फ्री में ही जो है हमें क्या बोलते हैं उसे, क्या फैसिलिटी दे रहा था, वो नेट वगैरह का फैसिलिटी दे रहा था ना, ठीक है। तो उसमें भी तो उनका खर्चा हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने वो रिकवर कैसे किया, फिर उसके बाद उन्होंने चार्जेबल किया थोड़ा, फिर वो चार्ज को बढ़ाया, तो ये चार्ज जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो पहले जो उन्होंने फ्री ट्रायल वगैरह दिया था ना, उस कॉस्ट को धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट मोटिव होता जाए, इस तरीके से होता है ट्रायल रन वाला खर्चा, कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं चीज, वो भी ट्रायल ही था उनका। ओके। रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करके कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 12 मंथ्स के बेसिस पे, ठीक है। एक होता है कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, ये भी अकाउंट्स में ये टर्म काफी ज्यादा यूज होता है, कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट। यहाँ पर भी जो मीनिंग है वहां पर भी सेम ही मीनिंग है, बस यहाँ कॉस्ट से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब, कैपिटल नेचर का कोई भी खर्चे का मतलब ये होता है कि जो खर्चा हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करते हैं, लेकिन ये खर्चा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल बाद फिर से ये खर्चा करना पड़े, कम से कम एक साल पूरा तो होना ही चाहिए, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल अगर बोले कि फैक्ट्री में एक मशीन खरीदा गया है, ठीक है, तो क्या मशीन हर साल खरीदा जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। अब एक मशीन का अपना लाइफ होता है 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स भी हो सकता है। तो इस तरीके के जब हम लोग खर्चे करते हैं तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। तो वही बोल रहा है अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करके, तो मोर देन 12 मंथ्स होने से कैपिटल कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर provides benefits to future period and is classified as an asset। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट देगा। जैसे आज मशीन खरीद लिया, मशीन का लाइफ अगर 5 इयर्स है तो आज खरीदा, इसके आगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब फ्यूचर पीरियड में भी हमें इस खर्चे का बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको एसेट बोलते हैं, क्योंकि एसेट का डेफिनेशन यही होता है, एसेट का मतलब हो गया जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अब इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा, अगर हम लोग पहले जो है लेबर से प्रोडक्शन का काम करवाते हैं और अब उसी लेबर को मशीन में काम करवाएंगे, तो ऑब्वियसली जल्दी ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला चीज जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसी को तो एसेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं मशीन, मैंने इतना बार मशीन का बात बोला तो मशीन लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग, हम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदा, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, ठीक है, या ऑफिस बिल्डिंग हो गया, जो भी, तो जो भी है, ऑफिस बिल्डिंग हो, फैक्ट्री बिल्डिंग हो, तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग थोड़ी ना कोई रोज रोज खरीदता है, बिल्डिंग खरीद लिया एक बार, ठीक है। अब इसमें
जो है फैक्ट्री बिल्डिंग लिया, फैक्ट्री का काम होता जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर पीरियड में हमें बेनिफिट देता जाएगा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट मतलब जो वन अकाउंटिंग पीरियड में जो कॉस्ट का बेनिफिट खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि आज ये खर्चा किया, ये एक ही साल तक ये खर्चा हमारे लिए बेनिफिट देगा, उसके बाद नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट टू करेंट पीरियड। सिर्फ करेंट पीरियड में इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जिस पीरियड में ये खर्चा इनकर्ड होगा बस उस पीरियड तक ही उसका बेनिफिट रहेगा, लिमिटेड, ठीक है। जैसे कि रेंट, सैलरी, ये सब रेंट, सैलरी, ठीक है। तो अब ऐसे सोचने का कोई रीजन नहीं कि रेंट तो पर मंथ होता है, सैलरी तो पर मंथ होता है, तो क्या हुआ, पर मंथ होता है, हम लोग किसी एम्प्लॉय को पर मंथ सैलरी देते हैं नॉर्मली, जो होता है रूल्स पर। तो पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि किसी का सैलरी अगर है 15,000 एग्जाम्पल के तौर पे, तो 12 मंथ्स में उनका सैलरी कितना होगा, वो अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे 12 मंथ्स का सैलरी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को अगर प्रीवियस 12 मंथ्स में सैलरी दे दिया है तो नेक्स्ट आगे जाके फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, इसका बेनिफिट थोड़ी ना फ्यूचर में मिलेगा, इसका बेनिफिट तो तभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मंथ वाइज ही खत्म हो जा रहा है अगर देखा जाए तो। और अगर अगर हम लोग इसको टोटलिटी में देखें पूरे 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर खत्म, तो करेंट पीरियड पे ये डिपेंड करेगा। पीरियड मंथली देख ले, खर्चा अगर मंथली है, अगर ईयरली है, तो बेसिकली ये वन अकाउंटिंग पीरियड तक ही वैलिड रहेगा। किसी के 1 साल का सैलरी किसी को दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर उसे नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू मतलब बेसिकली डे टू डे का एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस को चलाने के लिए लगता है। अब कोई डे टू डे सारा खर्चा होता नहीं, जैसे कोई रेंट थोड़ी ना डे टू डे देता है, सैलरी नहीं देता, ये सब मंथली होता है। मतलब बोलने का लैंग्वेज है कि जो डेली बेसिस का खर्चा है बिजनेस को चलाने का, अब वो डेली बेसिस के खर्चे को हम लोग जिसको पे कर रहे हैं उसको मंथली कर सकते, वीकली कर सकते, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन जो डे टू डे का खर्चा है बिजनेस को चलाने का, फिर रोज मुझे वो इनकट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये हो गया बेसिस पे जो भी हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था, काफी सारा लिखा था यहाँ पर, ये उस पे ये खत्म हुआ। अब हम लोग अलग जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें समझ में आना चाहिए, मतलब पूछ सकता है हमें। कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट ब्रैकेट में लिखना है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो कमिटेड कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जो कॉस्ट को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसका मतलब तो वही हुआ अनअवॉइडेबल। तो जिसके लिए हम लोग कमिटेड है, जिस कॉस्ट को हम लोग अवॉइड चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि रेंट का खर्चा। अगर एक बार रेंट एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस मंथ रेंट देंगे, उस मंथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलता है। हमें जितने दिन का एग्रीमेंट है वो रेंट तो हमें देते जाना है, बाद में वो स्पेस हमें रखना है नहीं रखना है वो तो बात अलग ही हो गया, उसका कंसेप्ट ही अलग हो गया कि भाई मुझे ये स्पेस रखना ही नहीं है तो रखना नहीं है, तो रेंट नहीं देना है अगर एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है, वो तो एक डिफरेंट चीज होता है। लेकिन जो खर्चा हम लोग चाह के भी बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मन तो कर रहा है कि ये खर्चा ना हो तो अच्छा, बट बंद नहीं कर सकते हैं, कमिटेड हो चुके हैं या अनअवॉइडेबल है, उस तरीके के खर्चे का बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई इंश्योरेंस कर लिया है, इंश्योरेंस अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कर लिया है, गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का जैसे प्रॉफिट पे भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया तो इंश्योरेंस का खर्चा, इस तरीके का खर्चा हम लोग चाहे तो भी हम लोग उसे बंद नहीं कर सकते, ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके के खर्चे को बोला गया है कमिटेड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू मेंटेन certain function, the kind of cost is incurred and can't be
क्विकली एलिमिनेटेड। तो कुछ कामों को परफॉर्म करवाना है, कुछ काम अगर हमें, जैसे कुछ स्पेशल फंक्शंस होता है जिसको मेंटेन करने के लिए हमें वो खर्चा करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोगों को अगर रेंट में ऑफिस लिया है या फैक्ट्री लिया है तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला है, टू मेंटेन सर्टेन फंक्शन द काइंड ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड एंड कांट बी क्विकली एलिमिनेटेड। तो ऐसा नहीं कि रेंट कर ही नहीं सकते, 5 साल के लिए रेंट लिया तो उसके बाद खुद ही वो स्पेस खरीद लिया, ठीक है, तो नहीं देना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है कि हम लोग रेंट तभी लेता है अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इतना आसान नहीं है कि हम लोग उस खर्चे को क्विकली एलिमिनेट कर दें। हम लोगों ने कोई इंश्योरेंस किया था तो इंश्योरेंस का खर्चा मतलब वही प्रीमियम वगैरह, ठीक है, चाहे तो वो बंद कर सकता है वो, लेकिन उसमें तो लैप्स हो जाता है, ठीक है, वो तो अलग बात हो गया कि हम लोग और प्रीमियम नहीं भरेंगे तो फिर वो पॉलिसी बेकार हो जाता है। लेकिन ये खर्चे का बात, वो खर्चा हो रहा है यहाँ पर, वो खर्चे का बात हो रहा है जो कि इजीली हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से चाहे तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर पर्सनल लाइफ पे भी देखें, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो बिजनेसमैन कर ही नहीं सकता है, पर्सनल भी अगर देखें तो इस तरीके का खर्चा हम लोग चाहे तो आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते, इंश्योरेंस का खर्चा, रेंट का खर्चा, ठीक है, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इसका मतलब होता है अवॉइडेबल या फिर एडिशनल कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कुछ स्पेशल पॉलिसी या डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं तो ही ये कॉस्ट इनकट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हम लोग चाहे तो इसे इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार डेफिनेशन लिख के फिर बोलते हैं, नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर जो भी सर्विस बेच रहे हैं, दो ही चीज बेच सकते हैं। रिजल्ट फ्रॉम स्पेशल पॉलिसी डिसीजन, न्यू रिसर्च एटसेट्रा can be eliminated or reduced to a desirable level of output। अच्छा, तो क्या लिखना है मैंने, नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस, ये बेसिकली हमारे प्रोडक्शन या सर्विस जो भी हम लोग प्रोड्यूस करके बेचते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है। ये कोई हम लोगों ने स्पेशल पॉलिसी डिसीजन लिया है या कोई न्यू रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसकी वजह से ये खर्चा एड ऑन हुआ, इसीलिए इसको एडिशनल कॉस्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली कॉस्ट में क्या है, काफी सारे चीजों का जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन सेम मतलब होता है। जैसे कि जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट में डिस्क्रिशनरी लैंग्वेज यूज किया गया है, ठीक है, वैसे ये इंग्लिश कहीं पर भी यूज हो सकता है इस सेम मतलब पे, लेकिन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जो है उसी को अवॉइडेबल या एडिशनल, मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कभी दे दे अवॉइडेबल या एडिशनल तो मतलब ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का बात कर रहा है। और कभी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ये लैंग्वेज बोल दे मतलब कौन सा कॉस्ट का बात हो रहा है, जो कॉस्ट हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। अब रिसर्च क्यों करते हैं कोई, ताकि उनका डेवलपमेंट हो।
अगर अभी लग रहा है कि भाई रिसर्च करने लायक हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है या पैसा वगैरह नहीं है, तो हम लोग रिसर्च बाद में कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसे, ठीक है। अगर शुरू कर दिया है तो ये बाद में कर सकते हैं। तो इससे ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो सेल होता था, जो प्रोडक्शन का काम चलता था, उसमें कोई इम्पैक्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग सेल को बढ़ाने के लिए रिसर्च वगैरह का सोच रहे थे, बट अगर अभी अवेलेबिलिटी नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो पैसे के लिए प्रॉब्लम हो या कुछ और हो, या फिर हमें रिसर्च के लिए वैसे पर्सन नहीं मिल रहे, जो भी हो, तो अगर कोई भी इश्यूज है जिस वजह से हम लोग इस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम लोग बंद कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, आने ही नहीं वाला है। इम्पैक्ट तो तब आएगा जब रिसर्च में सक्सेस हो जाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाके इम्पैक्ट आएगा। तो उसके पहले जैसा चल रहा है तो वैसे चलेगा। अगर नहीं कर पा रहे, कोई स्पेशल पॉलिसी लेना है, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग हर एक कस्टमर चाहे कितने भी दूरी पे क्यों ना हो, सभी को होम डिलीवरी करेंगे, ठीक है। मतलब दूर में जो है उनको भी करेंगे, ज्यादा दूर में उनको भी करेंगे, जो पास पास है उनको भी करेंगे। मतलब कोई एरिया डिफाइन नहीं किया कि भाई इतने ही एरिया के अंदर हम लोग जो है डिलीवरी करेंगे। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अभी लग रहा है कि उसमें हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, या फिर हमारे पास उतने डिलीवरी एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको जो है बंद कर सकते हैं। कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस, हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। वो तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि उनको क्या सही लग रहा है, कि भाई एलिमिनेट ही कर दे इस खर्चे को या कम करते। जैसे मैंने अभी डिलीवरी वाला एग्जांपल दिया, तो हम लोगों ने सोचा था सबको डिलीवरी करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी पे जो है उनको डिलीवरी करने पे हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक डिलीवरी एजेंट जा रहा है आ रहा है, उसमें वो से मतलब नजदीकी एरिया में 10 लोगों को डिलीवर कर देगा, वहां एक लोग को डिलीवरी करते आकर के आने में उसे काफी टाइम लग जा रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि भाई हम लोग इतने किलोमीटर के अंदर ही करेंगे, इसके बाहर जो है उनको हम लोग जाके डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अपने खर्चे को एलिमिनेट या रिड्यूस अगर कर सकते हैं, डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जब चाहे, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्शन इतना चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब जब चाहे तब हम लोग इस खर्चे को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग इस खर्चे को एलिमिनेट कर देंगे, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम लोग किसी खर्चे को एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे अवॉइडेबल या डिस्क्रिशनरी कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। ये क्या होता है? पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट, ठीक है। पहले लिख देते हैं, डेफिनेशन को बोलेंगे इनकट फॉर इम्प्लीमेंटिंग particular management policies such as executive development house, executive development housing, etc. Such costs are often discretionary cost. अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है? पॉलिसी या फिर मैनेजरियल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो नाम से क्या पता चल रहा है, पॉलिसी अगर हम लोग कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट इनकट हो रहा है, या फिर मैनेजरियल कॉस्ट मतलब मैनेजरियल डिसीजन कोई ले रहा है तो उसके वजह से जो कॉस्ट इनकट हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ना, उसी से पता चलेगा। देखो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउसिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक मतलब नॉर्मली एग्जीक्यूटिव या हायर लेवल के जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, उनको जो है उनके डेवलपमेंट के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या बोले, ये एक तरीके का घर है जो डिजाइन किया जाता है हायर स्टैंडर्ड या कंफर्ट के साथ, ठीक है। तो
यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरीके का जो हाउसिंग जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इनकट फॉर इम्प्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसी सच एज, मतलब एक पॉलिसी लिया गया है कि एग्जीक्यूटिव लेवल की एम्प्लॉय को हाउसिंग जो है वो दिया जाएगा, डेवलपमेंट हाउसिंग एटसेट्रा। बट अगर हम लोग चाहे तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमें इम्प्लॉय लोगों को ये फैसिलिटी देना ही पड़ेगा, ठीक है, हम लोग चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो इसीलिए इसे बोला है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, क्योंकि हम लोग चाहे तो इस तरीके के खर्चे को जो है इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट्स के लिए मतलब अपने एम्प्लॉय लोगों को इस तरीके का जो है फैसिलिटीज दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब बहुत दूर ट्रैवल करके उनको जाना पड़ता है तो हम लोगों ने वही सामने सामनी जो है ऐसा फैसिलिटी दे दिया कि वो यहीं पर रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे जाने आने का जो है टाइम बचेगा, तो काम पे भी टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है। तो हायर स्टैंडर्ड एकोमोडेशन के साथ ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउसिंग दे दी, या फिर जिनको ट्रैवल वाला काम ज्यादा करना पड़ता है तो कंपनी उनको इस तरीके का फैसिलिटी देती है रहने के लिए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, अगर देंगे तो ही मेरा फैक्ट्री चलेगा, प्रोडक्शन होगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको जब भी चाहे हम लोग इस खर्चे को हटा सकते हैं। तो ये डिसीजन है, पॉलिसी है, हम लोग चाहे तो लेते हैं तो इस खर्चे को अगर कर पाते हैं तो करेंगे, नहीं कर पाते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी या मैनेजरियल कॉस्ट जो है वो इसीलिए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फॉर ए given level of output then increased by a fixed amount at a higher level of output। तो स्टेप कॉस्ट का क्या मतलब है? स्टेप कॉस्ट का मतलब ये है कि कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, एक पर्टिकुलर आउटपुट तक ये खर्चा जो है हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीज होगा लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट पे, ठीक है, इंक्रीज होगा एक फिक्स्ड अमाउंट पे एट ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो ये खर्चा जो है धीरे धीरे बढ़ सकता है लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट पे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, hiring an additional supervisor for every 10 वर्कर। मतलब ये हो गया कि सपोज वर्कर इतने काम कर रहे, वर्कर 0 से 5 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सुपरवाइजर ले रहे हैं एक, ठीक है। 5 से अगर 10 वर्कर काम कर रहे तो भी हम लोग ले रहे हैं सुपरवाइजर, यहाँ पर ले लेते हैं कि 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है हायरिंग एन एडिशनल सुपरवाइजर एवरी 10 वर्कर। अच्छा, अगर 10 वर्कर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये 0 से 5 5 वर्कर, 5 से 10 5 वर्कर हुआ। अच्छा, तो फिर मुझे एडिशन नहीं करना चाहिए, तो हम इसको 1 ही रखेंगे, ठीक ठीक है, इसको 1 ही रखेंगे। अब अगर ऐसा हो गया कि 10 से यहाँ 20 वर्कर हम लोगों ने हायर किया, मतलब 10 वर्कर बढ़ गया, जैसे ही 10 वर्कर बढ़ गया तो हमें यहाँ पर सुपरवाइजर एक और ले लेना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों ने अपना पॉलिसी बना रखा है, ठीक है, कि अगर 10 वर्कर बढ़ रहा है, ठीक है,
पहले जितने भी वर्कर काम करे, अगर एक वर्कर भी काम करे, 0 से 5 का मतलब क्या, अगर एक वर्कर भी काम कर रहा है तो एक सुपरवाइजर, 2 वर्कर काम कर रहा है तो भी एक सुपरवाइजर, 3 वर्कर कर रहा है तो भी एक सुपरवाइजर, 4 वर्कर कर रहा है तो भी एक सुपरवाइजर, 5 वर्कर कर रहा है तो भी। यहाँ मैंने 5 to 10, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0 to 10 भी किया जा सकता है, वो कर देंगे तो भी ठीक है। ये लिख देंगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा। हम यहाँ पर कर देते हैं 0 to 10। अगर 0 से 10 वर्कर काम करते हैं तो एक सुपरवाइजर रखते हैं। जैसे ही 10 से 20 हो गया तो हम लोगों ने 2 सुपर, मतलब ये 0 से 10 ये एक स्लैब हो गया। अब 2 वर्कर है तो भी एक सुपरवाइजर है, 3 वर्कर है तो भी एक सुपरवाइजर है, 4 वर्कर है तो भी एक सुपरवाइजर है, 5 वर्कर है तो भी एक सुपरवाइजर है। तो वही बोला है, कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देन इंक्रीज बाय ए फिक्स्ड अमाउंट। उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट पे वो बढ़ेगा, तो हर 10 वर्कर एडिशन होने पे एक सुपरवाइजर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ में ड्रॉ हो तो ये देखने में ऐसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है स्टेप कॉस्ट। ठीक है, ये जो है ग्राफ में अगर इसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से देखने में इसीलिए होगा क्योंकि देखो हम इसका और एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं क्यों ऐसा ये होगा। और एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं, जैसे और एक एग्जाम्पल, इफ वी आर प्लानिंग फॉर ए ट्रिप, cost of transportation depends below। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके ये ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अगर 0 से 4 मतलब अगर 0 से लेके 4 लोग जो है घूमना चाहते हैं तो कहीं जाते हैं, तो जैसे गाड़ी हायर करके हम लोग घूमते हैं ना, तो वहां पर मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाएगा, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करेंगे, 4 व्हीलर हो जो भी हो, तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो जाएगा, मान लेते हैं कि 4,000। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब वो गाड़ी के सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वैसे अगर 5 से लेके 6 लोग जा रहे हैं तो फिर बड़ा गाड़ी करना पड़ेगा, तो उस पर खर्चा हो जाएगा 5,500। ठीक है, इस तरीके से 7 से 8 अगर लोग लेते हैं तो 7,000। ठीक है, 9 से 12 लोग अगर बैठेंगे तो उसमें जो गाड़ी होगा उसमें 10,000। ठीक है, 13 से 14 कर देते हैं, अगर इतने लोग हो जाएंगे तो 12,000। 14 से 30 और 31 से 32 ऐसे कर देते हैं, मतलब तब नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ जाएगा लेकिन वो खर्चा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर 30%। ठीक है, 30 से 31 से या 52 कर देते। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितने लोगों का जो है सीटिंग कैपेसिटी। ये हम लोगों ने स्लैब कैसा बनाया, 4। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे कर लेते हैं, 4 के बाद 8 ले लेते हैं ग्राफ में, 4 8 12। ठीक है, उसके बाद 16 4 4 का गैप हम ले रहे हैं, 16 20 24 20 24 28 32 32 इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, 28 32 इस तरीके से ले लिया, इसको 32 ही कर लेते हैं, ये काफी ज्यादा हो जाए, 31 से 32 कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर खर्चा लिखते हैं, तो खर्चा 4,000 से स्टार्ट है तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ 2,000 लिख लिया, उसके बाद 2-2 हजार का गैप लिख रहे हैं, 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000। ठीक है, इतना लिखा, आगे के भी 30,000 तक लिख सकते बट मैंने फिलहाल इतना ही लिखा है। तो 4,000 का खर्चा कब होगा, जब 0 से 4 होगा, तो ये 0 से 4 जब होगा मतलब ये और ये यहाँ पर पॉइंट आउट होगा। ठीक है, मतलब ये हम लोग ऐसे लाइन लगा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट आउट होगा। अब जब 5 to 6 तो 5,500, तो 5,500 कहाँ पर आएगा, 5 to 6 मतलब 4 5 6, ये तो बीच में 4 गैप है, तो 5 6 7 8 ये अंदाजे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5,500 का खर्चा होगा, तो 5,500 कहाँ पर आएगा,
4000 और 6000 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये अगर यहाँ पर होगा तो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आएगा, ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। फ्री हैंड में तो उतना अच्छा ड्रॉप नहीं रहा, ठीक है। ये ऐसे करेगा, ये ऐसे थोड़ा जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारा ये 7000 का खर्चा हो रहा है 7 to 8 होने पे, तो 8 होने पे 7000 मतलब यहाँ पर, और ये 8, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके जुड़ते हुए जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे थे। तो इस तरीके से स्टेप कॉस्ट, तो बेसिकली इसका कंसेप्ट यही हो गया स्टेप कॉस्ट का, कि ये स्टेप वाइज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हर आउटपुट लेवल पे ही बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये स्टेप वाइज बढ़ेगा। जैसे और एक एग्जांपल अगर दे, कि एक घर रेंट लेके जो है, मान लो हम क्लास पर है, ठीक है, जिसमें 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है। 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। इसका रेंट है 25,000 पर मंथ, ठीक है, 25,000 पर मंथ। अब यहाँ पर 15 स्टूडेंट टोटल बैठ सकते हैं। अब एक स्टूडेंट बैठे, दो स्टूडेंट बैठे, तीन बैठे, या जो भी बैठे, मुझे तो 25,000 ही जो है रेंट देना है, तो टोटल कैपेसिटी इतना हो गया। अब 15 से ज्यादा यहाँ बैठ नहीं सकते, तो इसके बाद मैंने जो घर लिया वहां पर जो है 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मेरा रेंट जो है, ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है, मान लेते दो ऐसा घर था कि 15 स्टूडेंट के लिए इतना, और ये 20 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हो जाएगा सपोज की 30,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये 15 स्टूडेंट के लिए 25,000 ही। अब चाहे कम बैठा है या ज्यादा कम बैठा है, या फिर 15 ही बैठा है, देन इंक्रीज बाय ये फिक्स्ड अमाउंट। अब 5,000 करके ये रेंट बढ़ जाएगा अगर 5 स्टूडेंट्स और ऐड होते हैं, मतलब अगर हम लोग इससे बड़ा घर लेते हैं, तो ठीक है। तो ये हो जाता है स्टेप कॉस्ट। स्टेप वाइज जो कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लैब के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग एक पूरा टॉपिक ही होता है, ठीक है, मतलब एक पूरा चैप्टर ही है मार्जिनल कॉस्ट। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा एग्रीगेट कॉस्ट, ब्रैकेट में टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर कौन से कॉस्ट का टोटल बोला जा रहा है, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, comma, which changes with change in every unit, change in every unit। इसका मतलब है कि एक एग्जाम्पल अगर ले, कि हम लोग पहले 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे। तो सपोज हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा था, प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा था सपोज 10,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर अब हम लोग 1001 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बढ़ेगा, एक यूनिट बढ़ने पे यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, +1। तो एक यूनिट भी अगर बढ़ता है तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में यहाँ पर कौन सा कॉस्ट लेना पड़ेगा, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा, एक भी यूनिट अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा, इस चीज को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जो कॉस्ट निकल के आता है, तो मान लेते हैं ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिर कितना हो गया, 10,000 टोटल है 1000 यूनिट पे, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, ₹10 करके, ठीक है। तो अगर हम लोग एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ेगा पर यूनिट, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो आइडेंटिफाई करने को ही हम लोग बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई करके जो कॉस्ट निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो ये देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट विच चेंजेस विथ चेंज इन एवरी यूनिट, ठीक है। तो 1000 तक के लिए तो इतना है, क्या 1001 करने से 10 रुपए से बढ़ सकता है या कम हो सकता है, क्या चेंजेस होगा, एक यूनिट
इंक्रीमेंट हुआ तो क्या चेंजेस होगा। तो वही बोला है, चेंज विथ चेंज इन एवरी यूनिट, हर एक यूनिट चेंज होने पे वो कॉस्ट कितना चेंज होगा, उसी को लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस्ट अवेलेबल इन नेचर सच एज डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, क्योंकि इसे वन यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर एटसेट्रा, ठीक है। तो जो वन यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है, ठीक है। तो वो शर्ट बनने के बाद भी हम लोग उस शर्ट को देख के टेलर आराम से बता सकता है कि अगर टेलर ने कपड़ा प्रोवाइड किया, अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो हम लोग बता सकते हैं इस शर्ट पे कितने रुपए का कपड़ा लगा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट वो है ना जो कि हर वॉल्यूम पे चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक शर्ट के लिए अगर मान लेते हैं कि 2,000 रुपए का कपड़ा लगा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1,500 रुपए का कपड़ा लगा है, तो दो शर्ट के लिए 3,000 का लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे चेंज होगा वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं मुझे तो याद नहीं है, मतलब इस पेज में है कि नहीं, लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका जो चेंजेस होता है, एक यूनिट भी अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो उसको जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट लिखता है, ओके, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम है क्या? कौन सा कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम है? हाँ, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट ही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ कि अगर एक भी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ रहा है उसको फाइंड आउट करके जो कॉस्ट आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जैसे कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो वॉल्यूम के साथ चेंज होगा। जैसे अगर हम एक फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं जिसके लिए एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। तो फिर 2 यूनिट बनाने में 10 किलो लगेगा, 3 यूनिट बनाने में 15 किलो लगेगा। जो वॉल्यूम के साथ चेंज होता जाएगा जो खर्चा, उसी को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जो यूनिट पहले बनाते थे उससे अगर एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाते हैं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टर्म प्रोवाइड किया गया है उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो सेम नहीं है, लेकिन हाँ मार्जिनल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट ही है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक यूनिट भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है जो पहले हो रहा था तो उससे जो भी खर्चा बढ़ेगा, वेरिएबल खर्चा, उस वेरिएबल खर्चे को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उस वेरिएबल खर्चा जो हमें पता चलेगा कि हाँ इतना बढ़ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट को ही करना है। तो ऑब्वियसली एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा तो उसमें मटेरियल एक्स्ट्रा लगेगा, लेबर एक्स्ट्रा लगेगा, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। तो कितना बढ़ा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके ओके, थैंक अब मार्जिनल कॉस्ट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या डेफिनेशन करना है, मार्जिनल कॉस्ट के बाद हमें लिखना है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, ये पेज खत्म हो गया है। हेडिंग करना है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। लेबर, प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। एग्जाम्पल,
increase in cost due to change in output from 1000 unit to 2000 unit। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। अगर हम लोग अपना एक्टिविटी चेंज करें उसके वजह से कॉस्ट चेंज हो रहा है, या फिर लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे एग्जांपल मैंने लेवल के ऊपर ही लिया है कि अगर हम लोग 1000 यूनिट से 2000 यूनिट प्रोडक्शन हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया, ठीक है, 1000 बना रहे थे 2000 बना रहे, तो इसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट इंक्रीज होगा। अब अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मार्जिनल में भी तो वही था, लेकिन वहां तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे, यहाँ पर सभी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल भी करना है, फिक्स्ड भी करना है। तो इन टोटलिटी क्या चेंजेस हुआ, वहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस हुआ, और यहाँ पर 1000 से 2000 मतलब 1000 यूनिट एक्स्ट्रा पे क्या चेंजेस हुआ। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर एक भी यूनिट अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसका चेंजेस पहले देखना है, वो भी सिर्फ वेरिएबल नेचर का देखना है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब हो गया चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। अगर हम लोग अपना एक्टिविटी चेंज कर रहे हैं, अपना लेवल चेंज कर रहे हैं, या फिर अपना प्रोसेस या फिर प्रोडक्शन मेथड, ये कुछ भी ऐसा चेंज कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा कॉस्ट इंपैक्टफुल हो रहा है, तो जो कॉस्ट में चेंजेस आया, जितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, अब चेंजेस इंक्रीज भी हो सकता है और जो है डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंजेस अगर कुछ आता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज, ठीक है, मैंने यहाँ एग्जांपल जो इंक्रीज पे लिया, लेकिन इंक्रीज हो या डिक्रीज, चेंजेस इन टोटलिटी जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। अब चेंजेस आने का रीजन क्या है कि हम लोग अपना प्रोसेसिंग मेथड चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड, प्रोसेस का जो है मेथड वो चेंज कर रहे हैं, या लेवल ऑफ आउटपुट या एक्टिविटी जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो फिर कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा। अब डिफरेंशियल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है इंक्रीमेंटल, एक होता है डिक्रीमेंटल। मतलब यहाँ पर मैंने बोला चेंज, अब चेंजेस दो तरीके का हो सकता है, या तो इंक्रीज हो गया खर्चा या तो डिक्रीज हो गया। तो इंक्रीमेंटल मतलब जिसमें इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में लिखना है इफ द कॉस्ट इज इंक्रीज्ड compared to past, compared to past, then it is called, then it is called incremental cost। तो पास्ट में जो कॉस्ट इनकट होता था, अगर हमारे एक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग में चेंजेस या प्रोडक्शन मेथड में चेंजेस करने की वजह से अगर हमारा खर्चा बढ़ गया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिक्रीमेंटल कॉस्ट। डिक्रीमेंटल कॉस्ट में हो जाएगा इफ द कॉस्ट इज डिक्रीज्ड as compared to past, then it is called decremental cost। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट है, इसी का ही दो पार्ट हो जाता है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल, इसके बाद कैपिटलाइजेशन कॉस्ट लिख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का मतलब हो जाता है कैपिटल नेचर का जो खर्चा होगा, वही एसेट वगैरह खरीदने में, ठीक है। जैसे कॉस्ट, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, कॉस्ट विच
initially recorded as asset and subsequently treated as an expense. समझाते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, कॉस्ट विच इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट। जैसे हम लोगों ने एक मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदा जितने भी रुपए का, मान लेते 5 लाख का मशीन खरीदा, तो ये 5 लाख का मशीन जब हम लोग खरीदेंगे तो ये 5 लाख क्या है, कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट हम लोगों ने इनिशियली इनकट किया, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे कि भाई एसेट खरीदने के लिए हम लोगों ने 5 लाख रुपए का खर्चा किया, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। एसेट भी कैसा है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का मतलब, फिक्स्ड एसेट का क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि इसको हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज करेंगे, इसको हम लोग जो है सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं, ठीक है। कभी कोई अपने फैक्ट्री में मशीन ऐसा थोड़ी है कि लिया और उसको बेचने के लिए खरीदा, तब तो वो स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, वो करंट एसेट हो जाएगा। तो कॉस्ट विच इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट, पहले उसे एसेट की तरह रिकॉर्ड होता है, सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, लेकिन उसको उसके बाद एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एसेट रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हम लोग करते क्या है, जैसे कोई मशीन खरीद लिया तो एंट्री क्या हुआ, मशीन टू बैंक, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, अब ये 5 लाख का मशीन खरीदा, अब ये 5 लाख का मशीन थोड़ी ना पीएल में दिखा देंगे, तो फिर तो हमारा प्रॉफिट क्या, लॉस दिखना लगेगा। एक ही बार में इतना खर्चा दिखाना अलाउड नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो फिक्स्ड एसेट का अलग इसीलिए ट्रीटमेंट होता है, वो मशीन को हम लोग एक ही साल में थोड़ी ना यूज कर लेंगे कि एक ही साल में उसका खर्चा दिखाने के, तो उसके खर्चे को हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना होता है कि ये मशीन हम लोग कितने दिन तक यूज करेंगे। तो मान लेते कि हम लोग इस मशीन को यूज करेंगे, 5 लाख वाले मशीन को इसको कितना दिखा है, 5 लाख वाला मशीन, इसका मान लेते हैं स्क्रैप वैल्यू जो है, इसको 10% डिप्रिशिएशन कर देते, ईयर नहीं देके, ठीक है। तो ये 10% डिप्रिशिएशन करने से कितना आ जाएगा, 5000 या कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो हमें क्या करना है, ये हमें डिप्रिशिएशन फाइंड आउट करना पड़ता है इसका। तो डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, इस एसेट को यूज करने का हर साल का एस्टिमेटेड खर्चा, कि हम लोग ये मान रहे हैं कि इस मशीन को हम लोग हर साल 5,000 रुपए तक का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो यूज कर रहे हैं उसका मॉनिटरी वैल्यू क्या है, 5000, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो डिप्रिशिएशन लगा के करते हैं। तो डिप्रिशिएशन का अलग अलग मेथड होता है, वो तो अकाउंट्स का पार्ट है, तो वहां पर हम लोग अलग अलग मेथड से जो है डिप्रिशिएशन फाइंड आउट करते हैं कि भाई डिप्रिशिएशन इतना होगा। तो बेसिकली यहाँ डिप्रिशिएशन का मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। डिप्रिशिएशन का मतलब है कि एक एसेट को जो डेली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका खर्चा क्या है। तो डिप्रिशिएशन हम लोग ईयरली लगाते हैं, ठीक है, कि एक साल में इसका मतलब मॉनिटरी वैल्यू में इस एसेट को हम लोगों ने इतने रुपए का यूज किया। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, 5,000 करके ये राइट ऑफ करते जाएंगे, ठीक है, जितने साल तक ये मशीन यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, फिर ये रेवेन्यू नेचर का हो गया, हर साल ये खर्चे को हम लोग दिखा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि कॉस्ट विच इनिशियली, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का मतलब है पहले जिस कॉस्ट को एसेट के लिए हम लोग एसेट के हिसाब से रिकॉर्ड करें कि भाई एसेट खरीदा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे एक्सपेंस के तरह ट्रीट करेंगे। जो 5 लाख है उसको कैसे राइट ऑफ करना, एक बार में 5 लाख कहीं नहीं दिखा सकते खर्चा, ठीक है। 5 लाख का यूज जैसे होगा उसके मॉनिटरी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा डिप्रिशिएशन के तौर पे, फिर हम लोगों को उसे जो है पीएल में चार्ज करते जाना पड़ेगा। तो डिप्रिशिएशन ऑन मशीन जो है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट का एग्जांपल हो गया कि कॉस्ट को हम लोग इस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं। कौन से कॉस्ट को, जो एसेट खरीदने के लिए हम लोगों ने इनकट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 कॉस्ट लिखेंगे, इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों कॉस्ट का मतलब सेम है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है तीनों में, ठीक है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन देखा जाए तो तीनों चीज का एक ही मीनिंग है, मीनिंग एक ही है। अगर समरी करके बोले तो कॉस्ट वेयर देयर इज नो आउटले ऑफ कैश, मतलब ये ऐसा कॉस्ट है, चाहे इम्प्यूटेड बोले, चाहे हम लोग उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोले, या फिर हम लोग उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले, ये ऐसा कॉस्ट है
जिस कॉस्ट के लिए कोई कैश का आउटफ्लो या आउटले जो भी बोले वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे इम्प्लिसिट का अगर एग्जांपल दे, एग्जांपल देने से समझ में आएगा कि छोटा छोटा डिफरेंस क्या है, लेकिन समरी यही है कि इसके लिए कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, लेकिन ये कॉस्ट इनकर्ड होता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन का खुद का ही एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो अगर उसके पास खुद का ही एक बिल्डिंग है तो उसे रेंट पे बिल्डिंग नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी बिजनेसमैन के पास अपना बिल्डिंग है, वो अपने बिल्डिंग को ही अपने बिजनेस पे काम पे लगा रहा है, ठीक है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर रेंट नहीं देना पड़ेगा तो उसका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन वो चाहे तो अगर वो वहां पर बिजनेस नहीं करता, ठीक है, वो अगर वहां पर बिजनेस नहीं करता तो उस बिल्डिंग को वो रेंट पे दे सकता था, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है तभी तो बिजनेस कर रहा है ना। तो वो चाहे तो उसको रेंट पे दे सकता था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे बजट में, ठीक है, जिन्होंने बजट चैप्टर किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है जो हम लोग कर नहीं पा रहे, जो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बिजनेस से होने वाला इनकम। अगर वो बिजनेस करता तो क्या होता, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो जॉब करता तो उससे उसको कितना अर्न होता है, जो उसको नहीं हो पा रहा है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिफाइन करेंगे, इम्प्लिसिट को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से डिफाइन करेंगे। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट का अगर एग्जांपल है तो जो मैंने दिया अभी बोला वो लिखवा देते हैं कि अगर बिजनेस ओनर using own building for using own building for ऑपरेशन यानी बिजनेस, ठीक है, जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ रेंटिंग मतलब रेंट नहीं देके उस बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, खुद ही यूज कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता है इसमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, opportunity cost is the potential rental income, the potential rental income, ठीक है। मतलब जो रेंटल इनकम हो सकता था, लेकिन एट ए टाइम दो काम तो हो नहीं सकता है ना, कोई एक ही कर सकता है, या तो बिजनेस कर लो या तो रेंट पे दे दो, कोई भी एक हो सकता है। तो ये समझाने का तरीका है। तो बेसिकली उसका रेंट का खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो कॉस्ट वेयर देयर इज नो आउटले ऑफ कैश, ठीक है। तो क्योंकि अपना ही बिल्डिंग है तो फिर रेंट नहीं देना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट, मतलब जहां पर कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। अब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह इस कॉस्ट के साथ इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि सीधा बात है कि वो अगर रेंट पे नहीं दे रहे हैं तो जो रेंट इनकम वो कर नहीं पा रहे हैं वही उनका हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी वही होता है कि जो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ये इसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही जो है बात आ रहा है, ठीक है। इस और अगर एग्जांपल दे, अगर ऐसा मान सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव, जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस करके इनकम कर रहा है मंथली, मान लेते हैं 2 लाख पर एनम, ठीक है, सॉरी पर मंथ, ठीक है। तो अगर वो जॉब करता तो वो अर्न करता सपोज 1.5 लाख पर मंथ, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो जॉब नहीं कर रहा है, या जॉब कर रहा है तो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 1.5 लाख, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है, जॉब नहीं कर पा रहा है। और अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा एग्जाम्पल दे, जैसे ये भी बोल सकते हैं कि कोई अगर फार्मिंग करता है, ठीक है, तो उसने वीट लगाया, ठीक है, तो उसने अगर अपने जो मतलब जो खेत है वहां पर अगर गेहूं का गाछ लगाए तो चावल का नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, गेहूं लगाया है तो चावल नहीं लगा पा रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, भाई उसे चावल का प्रोडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर चावल लगा रहा है तो फिर उसे मतलब धान लगा रहा है तो फिर उसे गेहूं वाला जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही हो जाता है जो हम लोग
मिस कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो एक कोई भी एक चूज करना होता है। एट ए टाइम हम लोग 1000 चीज तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर अगर एक चूज कर रहे तो दूसरा जो नहीं हो पा रहा है, जो छूट जा रहा है, तो उससे जो बेनिफिट मिलने वाला था, जो हम लोग नहीं अचीव कर पा रहे, उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉस्ट जो है, जहां पर हमारा ये कैलकुलेशंस करने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ये जो है इस कॉस्ट का नाम ऐसा क्यों रखा गया वो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब भी वही सेम है, सॉरी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इम्प्यूटेड कॉस्ट की तरह ही होता है। अगर इसका एग्जांपल दे तो ऐसे बोल सकते हैं कि, ऐसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ टाइम a business owner spent spends working in their business instead of pursuing other income opportunities. तो कोई एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में अपना जो वैल्यूबल टाइम दे रहा है, ठीक है, जो वैल्यूबल टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो दूसरे अपना टाइम फुल टाइम अगर बिजनेस में देगा तो दूसरी चीजों पे वो टाइम नहीं दे पाएगा, मतलब दूसरे इस तरीके का कोई काम है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ परसिंग अदर इनकम अपॉर्चुनिटी, तो अगर कोई उसके पास दूसरा इनकम अपॉर्चुनिटी है लाइक जॉब वगैरह का, तो वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसे सिंपल है, जैसे 10 के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है, ठीक है। तो जो आर्ट्स पढ़ते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कॉमर्स और साइंस, वो नहीं पढ़ सकते। जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए हो जाएगा आर्ट्स और कॉमर्स, जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए हो जाएगा आर्ट्स और साइंस, ठीक है। तो जो हमसे छूट जा रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल सकते हैं। सभी का जो है सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब है कॉस्ट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब इसमें कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। अगर इसीलिए इसका नाम देखो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, ठीक है, मतलब पॉकेट से जो पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो उस कॉस्ट को हम लोग एक्सप्लिसिट या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी खर्चा हम लोग लिख सकते हैं जिसको मॉनेटरी वैल्यू पे हम लोग पे करते हैं, जैसे कि रेंट का एक्सपेंस लिख सकते हैं, रेंट पेड फॉर फैक्ट्री, ऐसे लिख सकते हैं। जिसपे भी कैश का आउटफ्लो होगा, सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, चाहे तो और भी लिख लो, सैलरी टू एम्प्लॉय या फिर टैक्स एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, पेजेस, सैलरी, इस तरीके का लिख सकते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट, ठीक है। तो ये सब हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग और क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। अच्छा, संक कॉस्ट। मैडम, मैडम जिसमें मैडम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ऑपोजिट होगा उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें बिजनेस करेगा और जॉब भी करता रहेगा उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? उस कॉस्ट को, उसको कॉस्ट क्यों बोलेंगे? अगर बिजनेस भी कर रहा है जॉब भी कर रहा है तो उसका दो कैश इनफ्लो का सोर्सेस है, उसका दो तरीके का कैश इनफ्लो होगा, एक बिजनेस करके एक जॉब करके। वो तो अपॉर्चुनिटी दोनों ही ले रहा है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं आएगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पर होगी जो हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई बोलेगा कि हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों पढ़ेंगे, ठीक है, सपोज, तो पढ़ सकता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट कुछ नहीं होगा कि अगर कोई सब सारा चीज ही करे तो फिर उसका कोई कॉस्ट का नाम नहीं है ऐसा। वो शो कैसे करेगा मैडम? बिजनेस वो कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट को शो कैसे करेगा? बिजनेस करेगा तो टैक्स में जैसे करते बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाएगा, और जॉब करेगा तो सैलरी इनकम में दिखाएगा, टैक्स जब पे करेगा तो वैसे दिखाएगा गवर्नमेंट को। ऐसे तो कर सकते हैं ना, जिनके पास जॉब करने के बाद टाइम बचता है वो बिजनेस करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं कि वो सरकारी जो है वो काम भी करते हैं, फिर अपने चेम्बर को का भी तो काम करते हैं, आगे प्राइवेट चेम्बर भी तो ओपन करते हैं। टीचर लोग भी तो करते हैं, जो कि अलाउड तो है नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते भी है उसके बाद घर पे ट्यूशन भी देते हैं, हाँ मैम। है तो ना। लेकिन गवर्नमेंट को लोग शो नहीं करते हैं ना मैडम। वो तो देखिए अलाउड नहीं है तो कैसे शो करेंगे, मतलब अगर टीचर को तो अलाउड नहीं है, ठीक है, डॉक्टर को भी शायद नहीं है, अगर अलाउड नहीं है तो शो कैसे करेंगे? अगर करें तो फिर वो तो उन पे केस हो जाएगा। लेकिन कोई नॉर्मल बिजनेस भी करता है, जॉब करता है, वो अलाउड होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज तो अलाउड नहीं है, वो तो लॉ है। फिर वो शो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, वो तो छुपा के ही करेंगे ना, वो तो अलग। हाँ हाँ ठीक। को तो अलाउड ही नहीं है, जो सरकारी टीचर है उनको ट्यूशन देना तो कर ही नहीं सकते, तो वो अपने नाम पे कोचिंग चलाते भी नहीं है, नॉर्मली उनको हाइड करना पड़ता है, तो वो हाइड करते हैं कि भाई हम वाइफ के नाम का है, या कुछ और बता देते हैं अगर कुछ ऐसा होता है। हाँ मैम ठीक। बट प्राइवेट वाला तो मैडम कर सकता है ना मैडम? हाँ कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई रूल्स तो नहीं है। ओके। सर का तबीयत कैसा है मैडम? ठीक है पहले से, बट वो खांसी जो है अभी दिन में नहीं हो रहा है, बट रात में होते ही जा रहा है, मतलब वो अजीब टाइप का खांसी है, मतलब बट वो। सर को सिंपल मेथड बताया, बट सर मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। एक सिंपल मेथड बोल रहा हूँ, सर नहीं, सर को बता दीजिए एक बार। क्या बोल रहे हैं? मैडम एक उनके लिए कुछ लाया था मैडम, उनको बोले यूज करने से वो कंट्रोल हो जाएगा। रात में ही खांसी होगा, जल्दी मॉर्निंग में होगा ना तो इवनिंग में होगा। चलिए, वो ये आपने बोला था शायद, बोल रहे थे उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया अचानक से, वो हाँ मैम। हद तक की ना, उसको ड्राई रोस्ट करके खाने के लिए। हाँ राइट मैम। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, उसके बाद मेरा भी तबीयत खराब हो गया तो हम कर नहीं पाए, आज सर देंगे। के मिलने के लिए मैं सोच रहा हूँ, बट सर रहते नहीं रहते पता नहीं, बोल के मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ मतलब वही इतना खांसी हो रहा है ना, खांस खांस के मतलब पूरा, मतलब सर वर दर्द हो गया है, मतलब खांसी अजीब सा खांसी है, कफ वाला मैडम नहीं है कि कफ निकल जाए तो शांति हो जाए, मतलब अजीब सा खांसी होता है। मैडम चेस्ट पेन हो जाएगा, हेडेक पेन हो जाता है मैडम, इतना खांसी में। हाँ वही मैडम तो ऐसा। अभी वही हो रहा है, अभी मतलब खांसी से कंसंट्रेशन खत्म, अभी सर दर्द कर रहा है, मतलब अजीब टाइप का, और ये छाती दर्द कर रहा है। हाँ मैडम। मैं जो बोलूँगा वो कर दीजिए। 50% उसमें एक ही दिन में कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आज करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, मिलता हूँ। ओके। सर मैडम वहीं पे रहते हैं ना मैडम जहाँ ट्यूशन करा रहे हैं? हाँ हाँ। ठीक है, फ्री रहेगा तो थोड़ा बता दीजिए मैडम, मैं सर को कॉल कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, संक कॉस्ट, संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? संक मतलब डूब जाना, ठीक है। मतलब सीधा बात है कि यहाँ पर पैसा डूब गया ऐसा बात नहीं है, जो पैसा चला गया वो रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर संक का मतलब ये नहीं कि कहीं हमारा पैसा लगा हुआ था वो डूब गया, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आज जैसे हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम लोगों ने कोई मशीन खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया। अब क्या वो पैसा हमारे पास वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। हमें एक मशीन को रिप्लेसमेंट करना था तो कर सकते हैं, तो अगर रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास जो खर्चा हमें करना पड़ा तो वो खर्चा हम लोगों ने कर दिया। अब वो खर्चा थोड़ी ना हम लोग जो है उसको वापस ला सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं एन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी incurred can't be recovered। अब मशीन खरीद लिया, ठीक है, अब थोड़ी ना हम लोग जिससे खरीदा उसको जाके बोल सकते हैं कि भाई मशीन वापस ले लो, मुझे मेरा पैसा दे दो। कुछ दिन मशीन यूज कर लिया, फिर कुछ दिन क्या, अगर यूज ना भी करे तो भी जाके ये बात तो उसे बोल नहीं सकते।
तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कर दिया किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो फिर वो पैसा थोड़ी ना हम लोग वापस रिकवर कर सकते। हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने सोचा इतने रुपए का एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा लगाएंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इतना खर्चा करेंगे, ये प्लान करके कर दिया, तो वो पैसा वापस नहीं आ सकता। मार्केटिंग का कुछ हम लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया है एम्प्लॉय को, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर लिया, इस तरीके का खर्चा, ठीक है, मतलब जो खर्चा कर दिया सो कर दिया, वापस नहीं आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टॉलेशन, हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का तो खर्चा लगता है इंस्टॉल करवाने का, तो अब वो खर्चा हमारे पास वापस नहीं आ सकता। या फिर और भी लिख सकते हैं इक्विपमेंट परचेस, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सम कॉस्ट का मतलब बेसिकली यही हो गया कि ये पैसा जो चला गया वो चला गया, अब फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन लेना है तो इस पैसे को ध्यान में रखते हुए हम लोग ले भी नहीं सकते, मतलब ऐसा हम लोग, ये इररेलेवेंट हो गया बेसिकली, अगर बोले तो ये इरिकवरेबल हो गया, इसलिए मैंने सारे कॉस्ट को लाइन बाय लाइन लिखा है, क्योंकि ये सारा कॉस्ट का मतलब एक ही है कि जो पैसा वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग नामों से इसे बताया गया है, ठीक है, जैसे संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, तो हिस्ट्री पास्ट तो मिलता जुलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो कि एग्जाम्पल से समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर संक कॉस्ट का मतलब सीधा बात है कि अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो तो हम लोग वापस ला नहीं सकते उस पैसे को, तो वो हो गया हमारा संक कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पहले भी मैंने बताया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जब टाइम बेसिस पे हम लोगों ने कॉस्ट को डिफाइन किया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हम लोगों ने पे कर दिया है किसी भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं the price paid for an asset when it was purchased, when it was purchased। जब हम लोग एसेट को परचेज कर रहे हैं तो जो पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है हिस्टोरी, मतलब जो पे कर दिया, इसीलिए सिमिलर लगेगा, लगेगा ये और इसमें फर्क क्या, वैसे देखा जाए तो कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो फिर नाम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हिस्टोरिकल, ठीक है। अच्छा, फिर पास्ट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट का मतलब भी वही है, ठीक है, जो पैसा हम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट, जो पैसा हम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनी स्पेंट फॉर मार्केटिंग, ठीक है। अब फिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं ऐसे, क्योंकि छोटा छोटा डिफरेंस अगर देखें तो सम कॉस्ट मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट छोड़ के भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस हो तो हम लोग उसे सम कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे एसेट, मेनली एसेट एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट हम लोग कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है, तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये जो है ये मार्केटिंग का खर्चा, मतलब नॉर्मल खर्चे के लिए हम लोग उसे पास्ट कॉस्ट की तरह बोलते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये कॉस्ट हम लोगों ने इनकट कर दिया था पहले, जिसे पास्ट कॉस्ट बोलेंगे। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पेड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट और एसेट। एक्चुअल कॉस्ट ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं कि हमारा कोई गाड़ी खराब हो गया रास्ते में, ठीक है, तो हम लोगों ने जहाँ
देखा कि गैरेज है, वहां पर जाके पूछा कि भाई इसको रिपेयर करने का कितना खर्चा होगा, तो वो एस्टिमेट करके बोल रहे हैं कि इसका ज्यादा नहीं 1,000 रुपए खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पेमेंट करने गए तो एक्चुअली उन्होंने बोला कि ये तो इसमें ये भी खराबी निकल गया था, तो ये 1,000 नहीं, ये 1,200 रुपए लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट, मतलब एस्टिमेट हम लोगों ने किया लेकिन एक्चुअली में कुछ और हो गया, तो वही एक्चुअल कॉस्ट कि हम लोगों ने सोचा था ये होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल गया। तो ऐसे जब सिचुएशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो वही एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, एन ऑटो रिपेयर शॉप में एस्टिमेट दैट व्हीकल repair cost is rupees 1,200, बट मैंने 1,200 लिखा है, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, 1,200 की जगह कुछ और लिख सकते हैं, बट एक्चुअल कॉस्ट इज 1,300, बट एक्चुअली 1,300 हुआ, तो हमें 1,300 उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट। अब इरिकवरेबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, तो यहाँ से कोई भी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकते, चाहे वो सनक कॉस्ट हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे पास्ट हो, ठीक है। इरिकवरेबल कॉस्ट का मतलब इट इज द कॉस्ट विच इज इम्पॉसिबल टू गेट बैक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए लॉट ऑफ मनी spent as legal cost is irrecoverable। मतलब कि सपोज कोई लीगल खर्चा आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उस पे हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया, तो वो पैसा जो गया सो गया, ठीक है। हम लोगों ने लॉयर हायर किया, जो भी लीगल कॉस्ट था हमारा, ठीक है, उसके पीछे हमारे जितने भी पैसे खर्चे हो चुके हैं वो हम लोग कभी जो है और रिटर्न नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो हो गया इरिकवरेबल कॉस्ट, ठीक है। तो संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये सब जो है लगभग लगभग एक ही तरीके का चीज होता है, ठीक है। संक कॉस्ट, रिकवरेबल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये सभी एक ही तरीके का चीज होता है। बेसिकली सभी पास्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस जो है जो बाद में इसे हम लोग कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट का मतलब हो गया दोज कॉस्ट which continue to be incurred even when a plant is temporarily shut down, ठीक है। अगर टेम्पोररीली कोई प्लांट शट डाउन होता है फिर भी अगर हमारा खर्चा इनकर्ड हो रहा है, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलेंगे शट डाउन कॉस्ट। तो अगर देखा जाए जैसे कोविड के टाइम पे तो बहुत सारा फैक्ट्री, बहुत सारा क्या सभी बंद था फैक्ट्री वगैरह, ठीक है। तो क्या उनका रेंट नहीं लग रहा था? अगर वो रेंटेड फैक्ट्री था जिनका भी, तो उनको रेंट देना पड़ रहा था, ठीक है। अगर उनका एसेट था उसका डेप्रिसिएशन लग रहा था, ऐसे थोड़ी है कि फैक्ट्री बंद है तो डेप्रिसिएशन बंद है, ठीक है। मतलब काम अगर टेम्पोररी वे में बंद है फिर भी कुछ खर्चे हैं जो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली ऑल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा ऐसा सारा खर्चा जो है ना वो फिक्स नेचर का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ कम या ज्यादा होगा। जैसे अगर मशीन बंद रख देते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते, जैसे
सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो मोबाइल लैपटॉप यूज करना बंद कर देंगे तो क्या उसका डिप्रिशिएशन होना बंद हो जाएगा? ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। डिप्रिशिएशन तो होगा ही होगा। एक बार खरीद लिया, पुट टू यूज कर दिया, और अगर पैक करके भी उठा के रख देते हैं तो भी वो सेकंड हैंड ही कहलाता है। सेकंड हैंड का मतलब क्या हो गया कि उसका वैल्यू गिर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने आज एक नया लैपटॉप खरीद लिया, फिर उसको 2-3 दिन जो है पैक करके एज इट इज रख दिया, फिर हम बोलेंगे किसी को कि भाई मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया, आप ले लीजिए सेम दाम पे, तो बोलेगा नहीं, हम सेम दाम पे लेंगे तो हम स्टोर से लेंगे, आपसे क्यों ले, आप मुझे कम में दीजिएगा, चाहे हम यूज उसे ना ही करें, लेकिन वो मेरे को एज इट इज प्राइस में वो देगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब लेगा नहीं मेरे से, तो वही हो जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जैसे डिप्रिशिएशन का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, तो रेंट, ठीक है, तो अब रेंट जैसे अगर जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है, तो उस उनका क्या है कि वो जैसे मान लीजिए बाहर रहते हैं, जो अलग स्टेट में उनका जो है घर है, ठीक है, वो काम के पर्पस में दूसरे स्टेट में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, तो 1 महीना पूजा के छुट्टी में घर चले गए, तो क्या 1 महीने का रेंट नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि अगर काम बंद भी है तो जो खर्चा हमें देते जाना पड़ेगा वो हो जाता है शर्ट। जैसे लोन लिया था तो काम बंद है तो क्या हुआ, लोन का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। तो हर तरीके का फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जो भी मैंने नाम लिया, रेंट हो गया, जो है इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट हो गया, ईएमआई वगैरह, ये सब। ठीक है, तो सिंपली ऑल फिक्स्ड कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग टेम्पोररी closure of a plant. Example, rent, tax, depreciation on fixed asset, etc. अच्छा, और भी अभी काफी सारा बाकी है इंजीनियरिंग कॉस्ट, तो और एक क्लास लगेगा, और जो भी कॉस्ट और 2-3 डिफरेंसेस है और कुछ पॉइंट्स है, आज और नहीं करवा सकेंगे, टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी हुआ है इसको देखना पड़ेगा जो भी है, और एक क्लास लगेगा, और भी कुछ डेफिनेशंस, मतलब इस तरीके के कुछ पॉइंट्स है, और 1-2 डिफरेंसेस लिखवाना है, और लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब लिखना है, तो एक क्लास में आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am.